Hello and welcome to Rumal's Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 10th January 2023. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about the aspirational block program. Now you must have heard about the aspirational district program, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसमें फोकस किया जाता है. एंड दिस इज अ प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में स्टार्ट किया था डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करके उसमें जो सोशो की इकोनॉमिक फैक्टर्स है उसमें फोकस करके उसे इंप्रूव करने के लिए ट्राई किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कवर किया था माई न्यूज़ पेपर एनालिसिस अबाउट द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश, फॉर एग्जाम्पल इन नामसाई के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे अब एक डिफरेंट प्रोग्राम लाया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज नोन एज द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम. यहाँ पे जो फोकस है फोकस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पर नहीं, यहाँ पे ब्लॉक लेवल पर फोकस किया जाएगा. तो न्यूज से द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम विच इज एम्ड एट इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ ब्लॉक्स लैगिंग ऑन वेरियस डेवलपमेंट पैरामीटर्स. तो जिस तरीके से जो लैगिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें फोकस किया जाता है इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो यहाँ पे इन द ब्लॉक प्रोग्राम में यहाँ पे ब्लॉक्स पे फोकस किया जाएगा विच आर लैगिंग ऑन वेरियस development parameters. Now the information from this article can be important from the police perspective, and also from means it can be important from JSP reporter governance point of view that has been taken from the Indian Express. तो ये जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, तो यू शुड नो दैट इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज. तो ये रिसेंटली हो रहा है इन जनवरी इटसेल्फ. तो इसी में इसे लॉन्च कर दिया गया है बाय द पीएम मोदी. सो इट इज अ डेवलपमेंट इनिशिएटिव व्हिच इज एम्ड एट इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग ऑन वेरियस डेवलपमेंट पैरामीटर्स. तो ब्लॉक लेवल पर जितने भी पैरामीटर्स हैं, तो जहां पर लैगिंग हो रहा है उसी पे स्ट्रेस और फोकस करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है. नाउ एज आई टोल्ड यू कि इट हैज बीन लॉन्च रिसेंटली, बट इसे अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया गया था इन द यूनियन बजट ऑफ 22 to 23. इट विल इनिशियली कवर 500 डिस्ट्रिक्ट ओवर 31 स्टेट्स एंड यूटीज. तो आपको शायद याद होगा कि ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, तो जब इसे लॉन्च किया गया था, सो इट वाज बेसिकली लॉन्च फॉर 112 डिस्ट्रिक्ट. अब ये जो प्रोग्राम है दिस ब्लॉक प्रोग्राम, तो इसे लॉन्च किया गया फॉर 500 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूटीज विच कवर हाफ ऑफ दिस ब्लॉक. दैट इज 50% से ज्यादा जो यहाँ पे ब्लॉक्स है यू विल फाइंड देम इन 6 स्टेट्स, दैट इज यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल. अब ये जो एबीपी है दैट इज द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इट इज बेस्ड ऑन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ओनली. तो इसी पे बेस्ड है, बट इट इज नॉट अ सब scheme, याद रखिएगा. And there is launching the ABP, that is the aspirational block program. The PM has underscored the success achieved in various aspirational districts in the country under the aspirational district program. For example, आप यहाँ पर अरुणाचल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे नामसाई. So this was all about the aspirational block program. So because we have taken up this article, let's look a little about the aspirational district program as well. So as I was saying, it was launched in the year 2018 में launch किया गया था, which aims to transform districts that have shown relatively lesser progress in the key social areas. So you must be knowing about the poor rank of India in the Human Development Index. तो यहाँ पे माना जाता है कि there are certain districts which have contributed in a greater manner for this reduced number. तो इसी पे आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो districts है उन पे focus किया जा रहा है, so that the human development index जो है it can be better in case of India. And the aspirational districts are those districts in India that are affected by poor socio-economic indicators. It covers 112 districts. The number is very important across the country. At Government of India level, the program is anchored by the Niti Aayog. There is a National Information for Transforming India, which is a think tank for the government policies in India. In addition, the individual ministries have assumed responsibility to drive progress of district. तो यहाँ पे बहुत सारा जो भी ministries है, the ministries are also working at their own capacity to make those particular parameters better with respect to the states. और यहाँ पे जो कॉन्ट्रोर्स यहाँ पे लिया गया है फॉर द प्रोग्राम, नाउ देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रोर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन. तो कन्वर्जेंस यहाँ पे होने वाला है ऑफ द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स. आपको पता होगा कि कोई भी जगह पे देयर आर नंबर ऑफ स्कीम्स दैट आर ऑनगोइंग. फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे स्कीम रहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर रहता है, और कुछ ऐसे भी स्कीम्स है जो स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहता है. तो दोनों ही यहाँ पे जो स्कीम्स है, सो बोथ द लेवल सो दैट दे वर्क इन कन्वर्जेंस. तो इसीलिए यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट लाया गया है कन्वर्जेंस. उसके बाद कोलैबोरेशन, दैट इज यहाँ पे जितना भी सारा ऑफिसर्स है, देन यहाँ पे जो ऑफिसर्स है, देन कलेक्टर्स, फॉर एग्जांपल द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल प्रभारी ऑफिसर्स एंड आल्सो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, दे शुड वर्क इन कोलैबोरेशन
in order to make this program successful. And also competition, तो देखिए यहाँ पे रैंकिंग भी दिया जाता है, ठीक है. तो द कंपटीशन अमंग डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू मंथली डेल्टा रैंकिंग, तो हर महीने यहाँ पे डेल्टा रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है. अब ये जो डेल्टा रैंकिंग है ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, इट कंबाइंस द इनोवेटिव यूज ऑफ डेटा विद प्रैग्मेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, कीपिंग द डिस्ट्रिक्ट एट द लोकस ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट. अब ये रैंकिंग जो है ये इसीलिए दिया जाता है सो दैट देयर इज अ सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ताकि एवरी डिस्ट्रिक्ट कैन परफॉर्म इन अ बेटर वे, in a more effective manner. If we talk about the objectives of the aspirational district program, तो यहाँ पे the first objective बताया गया about the focus on the strength of each district, identifying low-hanging fruits for immediate improvement and measuring progress by ranking district on a monthly basis. तो यहाँ पे जो easily जिसे change किया जा सकेगा तो उसे immediately basically change करने के लिए try किया जाएगा. प्लस यहाँ पे आप कह सकते हैं जैसे कि मैंने बताया about the delta ranking, तो a sense of competition will be brought about among the district through this monthly basis का जो ranking के ऊपर. Districts are prodded and encouraged to first catch up with the best district within their state and subsequently aspire to become one of the best in the country. For example, मान लीजिए अरुणाचल में कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लीजिए. अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ आई टेल अबाउट द लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, इफ यू बिलीव दैट इट इज द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, देन यहाँ पे बाकी जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होगा नाउ दे वुड बी वर्किंग इन रेस्पेक्ट टू बिकम एट पार विद द लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ओनली, ठीक है, बाय कंपीटिंग विद एंड लर्निंग फ्रॉम अदर्स इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. तो एक साथ भी काम करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो भी पैरामीटर्स है तो उसे इंप्रूव करने के लिए एक तरीके से वहाँ पे कंपटीशन भी डेवलप किया जाएगा. द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इट्स सिटीजंस एंड एंश्योरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर ऑल. आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ऑलवेज फोकसेस अपॉन द सबके साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास. तो दिस बेसिकली promotes a sense of inclusive growth. The ADP, that is the aspirational district program, is essentially aimed at localizing the sustainable development goal. I've often speak about the 70 sustainable development goals of the UN. तो ये सारा गोल जो है ताकि इसे लोकलाइज किया जा सके, ताकि इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी परफॉर्म किया जा सके. Now this is basically focused to this particular program leading to the progress of the nation. So see यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिए जाते हैं so that this particular जो रैंकिंग है, रैंकिंग को डिसाइड करने के लिए. So the ranking is based on the incremental progress made across 49 key performance indicators upon 5 broad socio-economic themes. तो ये जो सारा थीम्स है, तो थीम्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है अबाउट द 5 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, दैट इज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन. तो आप अगर देखोगे जो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो फोकस है तो ये दिया गया है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन के ऊपर. उसके बाद द नेक्स्ट फोकस हैज बीन गिवन टू एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, एंड देन फाइनली फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दीज आर द एरियाज और द थीम्स अपॉन विच the focus will be made, and also like based on these parameters only that the delta ranking will be provided every month. तो इसी टॉपिक के बेसिस पर एक पुलिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क. नाउ दिस टर्म ग्रीन बॉन्ड जो है इट इज ऑफन इन द न्यूज, so it is very important that you should know what this green bonds is all about, what sovereign green bond is about. So the news says that the Reserve Bank of India will issue sovereign green bonds worth rupees 16,000 crore in 2 tranches of rupees 8,000 crore each in the current financial year. ठीक है, तो इसी फाइनेंशियल ईयर विच इज अबाउट टू एंड रिसेंटली, तो इसी में यहाँ पे 2 ट्रेंचेस में 16,000 करोड़ का एक क्रेडिट आप कह सकते हो, एक डेट दिया जाएगा इन द नेम ऑफ द सोवरेन ग्रीन बॉन्ड. तो यू शुड नो ये जो ग्रीन बॉन्ड है, सो ग्रीन बॉन्ड इज बेसिकली अ डेट इंस्ट्रूमेंट, जिस तरीके से क्रेडिट या लोन दिया जाएगा विथ विच कैपिटल इज बीइंग रेज्ड टू फंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो ग्रीन प्रोजेक्ट्स वो होते हैं विच आर बेसिकली वर्किंग फॉर द गुड ऑफ क्लाइमेट, वर्किंग टुवर्ड्स सेविंग एनर्जी फॉर टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, तो ऐसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स विच टिपिकली इंक्लूड दोज रिलेटिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी, देन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, देन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो भी लोन या आप कह सकते हो जो भी क्रेडिट दिया जाएगा, नाउ दिस बेसिकली वुड बी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द ग्रीन बॉन्ड. और ऐसा लोन, ठीक है, और इस तरीके का जो बॉन्ड है, इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय अ सोवरेन अथॉरिटी लाइक द गवर्नमेंट, तब इसे कहा जाता है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड. तो इंडिया के केस में द सोवरेन ग्रीन बॉन्ड हैज बीन इनिशिएटेड बाय द आरबीआई. दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स एंड आल्सो फ्रॉम मेंस. इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ये जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है, अब इसे आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे क्यों लाया है.
तो देखिए मैंने अक्सर आपके साथ यहाँ पे बात किया है अबाउट एनडीसीज के बारे में। एनडीसीज का मीनिंग है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सो ड्यूरिंग द रन अप या जब ये जो पेरिस क्लाइमेट चेंज मीटिंग जब हो रहा था, विच इज ऑल्सो नोन एज द COP21, सो COP21 जब हो रहा था इन 2015 में, सो ईच कंट्री डिसाइडेड द लेवल एंड काइंड ऑफ एफर्ट इट वुड अंडरटेक टू सॉल्व द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम। तो क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है इसे टैकल, इसे फेस करने के लिए क्या क्या आप कह सकते हो कि किस तरीके से द कंट्रीज वुड बी वर्किंग और वुड बी टेकिंग एक्शन, तो इसी को कहा जाता है एनडीसीज, ठीक है। तो ये जो एक्शंस है, दिस एक्शंस व्हिच आर बेसिकली टेकन बाय वेरियस कंट्रीज आर रेफर्ड टू एज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो इंडिया ने भी यहाँ पे प्रॉमिस किया था, सो इंडिया प्रॉमिस टू टेक स्टेप्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन व्हिच वी कॉल एज द एनडीसीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एनडीसीज इंडिया ने अनाउंस किया था इन 2015 का जो यहाँ पे COP21 हुआ था, ठीक है। लेकिन यही सारा एनडीसीज को रिसेंटली या आप कह सकते हो कि 2021 में सो पीएम मोदी ने इसे अपडेट कर दिया था। सो दिस एनडीसीज वर अपडेटेड इन द COP26 में इसे अपडेट किया था, ठीक है। व्हेन पीएम मोदी अनाउंस द पंचामृत, मैंने आपको बताया था अबाउट द पंचामृत एट ग्लासगो में, ठीक है, व्हिच इज बेसिकली इन यूके। तो यूके में जब COP26 हो रहा था तो वहां पे एनडीसीज वर बेसिकली अपडेटेड। अब देखिए एनडीसीज में यहाँ पे बहुत सारा बात हुआ है, दैट इज हम यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस है उसे कम करेंगे, हम यहाँ पे नेट जीरो एमिशन बन जाएंगे, और मान लीजिए यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो हम बढ़ा देंगे। लेकिन इसके लिए वी शुड हैव अ प्रॉपर फ्रेमवर्क। तो बेसिकली ये जो पंचामृत है इसी को ऑब्टेन करने के लिए, इसी को अचीव करने के लिए सो यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया था, इन द बजट 22-23 में द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैड अनाउंस दैट यहाँ पे सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स दिया जाएगा। और ये जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है, आई टोल्ड यू दैट इट विल बी इश्यूड फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स। तो ग्रीन प्रोजेक्ट्स मान लीजिए फॉर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन या फॉर द फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, मान लीजिए फॉर टू मेकअप और टू प्रोड्यूस सोलर पैनल, तो ऐसे जो भी प्रोजेक्ट्स है तो उसी को फंडिंग करने के लिए यहाँ पे दिया जाएगा सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। सो प्रायर टू दैट, as I was saying, that Prime Minister Modi at COP26 in November 21 had announced India's commitment under the Panchamrit। ये पंचामृत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो पंचामृत बेसिकली द सेट ऑफ 5 commitments that the Prime Minister Modi made at the Conference of Parties number 26, which was held at Glasgow in UK। So these are the list of the 5 commitments that PM Modi had made, and these are also the updated NDCs of India, that is the nationally determined contributions of India, ठीक है। तो पहला ये बताया गया है to raise the non fossil fuel based energy capacity of the country to 500 gigawatt by 2030। तो यूजुअली अभी के टाइम में हम जो भी एनर्जी यूज करते हैं, सो मैक्सिमम एनर्जी जो है वी सोर्स इट फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल ओनली, तो ताकि यहाँ पे शिफ्ट किया जा सके। तो दिस इज द रीजन व्हाई दिस कमिटमेंट हैज बीन मेड। बाय 2030 50% of the country's energy requirement would be met using renewable energy sources only। The country will reduce the total projected carbon emission by 1 billion ton between now and the year 2030। The carbon intensity basically is the amount of greenhouse gas which is like with respect to the GDP of the nation। तो carbon intensity जो है of the economy would be reduced to less than 45% by 2030। and also सबसे बड़ा जो यहाँ पे commitment है that India would become carbon neutral, ठीक है, and also achieve net zero emission by the year 2070। This year is important। So about green bonds के बारे में, so green bonds basically is you can say it is a debt instrument which would be used to fund projects which would be meant for saving the climate। So green bonds are issued by companies, issue कर सकता है countries and multilateral organizations as well। So it can be issued by number of bodies to exclusively fund projects that have positive environment or climate benefits and provide investors with fixed income payment, ठीक है। तो ये जो projects है, तब यहाँ पे आप देख सकते हो कि companies भी दे सकता है, और ये जो bonds है it can be provided by various countries, multilateral organization as well। तो मान लीजिए अगर ये जो बॉन्ड है if it is given by a sovereign authority like the government, तब इसे कहा जाता है sovereign green bond। So through this picture यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से the money has been used in order to grow plants, right, to save the environment। This project can include renewable energy, then clean transportation and green buildings among others। In 2007 में यहाँ पे बहुत important point है which can be important for your prelims। The green bonds were launched by few development banks such as the European Investment Bank and the World Bank। तो याद रखिएगा इसे पहली बार इसे इनिशिएट किया गया था बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इन द 2007। और बाद में यहाँ पे 2013 में द कॉर्पोरेट्स आल्सो स्टार्टेड टू प्रोवाइड bonds which is termed as a green bond for finding for funding the projects which are related to saving the climate।
सो इंडिया का अगर हम बात करेंगे तो इंडिया ने इसे पहला बार अनाउंस किया था इन यूनियन बजट ऑफ 22 to 23 में। इस बार आरबीआई ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है दैट इज 16,000 का एक ट्रेंच। द प्रोसीड्स ऑफ दिस ग्रीन बॉन्ड्स विल बी इश्यूड फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर आप एम के बारे में बात करेंगे तो मोबिलाइज रुपीज 16,000 करोड़ थ्रू द इश्यूएंस ऑफ ग्रीन बॉन्ड इन द करंट फिस्कल ईयर एंडिंग मार्च 2023। तो बस आप देखोगे इन 3 महीनों में ही यहाँ पे 16,000 करोड़ जो रुपीज है ये प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, सो अंडर द फ्रेमवर्क द फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है विल एवरी ईयर इन्फॉर्म द आरबीआई अबाउट स्पेंडिंग ऑन ग्रीन प्रोजेक्ट्स, किस तरीके से यूज हो रहा है, क्या इसे सही तरीके से यूज किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फॉर विच द फंड्स रेज्ड टू दिस बॉन्ड विल बी यूज्ड। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मिनिस्ट्री व्हिच इज इंप्लीमेंटिंग इट, इट इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी वी कैन से, हैज कंस्टिट्यूटेड अ ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी भी बनाया गया है। तो ये जो कमेटी है द वर्किंग कमेटी व्हिच इज नोन एज द ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी, इट विल इंक्लूड मेंबर्स फ्रॉम रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज एंड चेयर्ड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो यहाँ पे चेयरमैन होगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और ये जो कमेटी है इट विल मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, एक साल में ये 2 बार मिलेंगे टू सपोर्ट the Ministry of Finance with selection and evaluation of projects, because you know a number of countries will be asking for funds under the green ये जो green bond है, right? तो ये जो companies है किस तरीके से उनको सिलेक्ट किया जाएगा और जो evaluation किस तरीके से किया जाएगा, तो इनको हेल्प करने के लिए Ministry of Finance को हेल्प करेगा the working committee which is known as the Green Finance Working Committee। So टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, I want you guys to answer in the comment section। The next article is about the Republic Day of India, तो जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश will be represented by the Singpho W। Now this can be important for our prelims and also from mains it can be important from the culture point of view, and it has been taken on the Arunachal Times। So you must have seen the news कि जब भी हम देखते हैं न्यूज़ में about Republic Day जो पैरेड होता है, तो वहाँ पे आपने शायद देखा होगा कि like the states are represented by the W, है कि नहीं? तो normally क्या होता है like all the states, the union territories, the central ministries and the various department, now they can send in their W for the Republic Day parade। ठीक है, लेकिन जो choosing है very important point, जो यहाँ पे choose किया जाता है it has been done by the defense ministry। ठीक है, so defense ministry is in charge of the W selection process। तो यहाँ पे जितने भी मान लीजिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, फॉर एग्जांपल द यूटीज, फॉर एग्जांपल स्टेट्स, द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, तो जो भी यहाँ पे सेंड करते हैं अपना टेब्ल्यू का जो भी आइडियाज वगैरह, तो उसे सिलेक्ट किया जाता है बाय डिफेंस मिनिस्ट्री एंड दे फाइनली गेट अ चांस टू परफॉर्म एट द रिपब्लिक डे पैरेड। नाउ इट इज अ वेरी ग्रेट न्यूज फॉर अरुणाचल प्रदेश बिकॉज इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगफो ट्राइब। सो द सिंगफो डेवलपमेंट सोसाइटी प्रेसिडेंट जोंगखोंग सिंगफो is leading an 8-member Singpho troop to New Delhi on 11th of January। So basically on 11th of January they leave for New Delhi, जहाँ पे they will participate in the W parade during the Republic Day on 26th January। The location is Kartavya Path in New Delhi। This is very important। As per the procedure, only 8 participants in the traditional Singpho attire have been allowed to perform on top of the W during the parade। And the W जो है, which is basically depicting a festival, the annual cultural festival of the Singpho tribe, which is known as the Sopong Yong Manong Poi। This very important festival which belongs to the Singpho tribe, याद रखिएगा, Sopong Yong Manong Poi। Now this annual cultural festival of the Singpho tribe will be symbol of a diverse but united Arunachal। तो इसी टॉपिक के बेसिस पर एक और पुलिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about the state of Arunachal Pradesh again, where a report on the unsung heroes of Arunachal has been submitted to the DCM, that is the Deputy Chief Minister। Now you should know, ये जो unsung heroes है, now these unsung heroes they basically laid their lives and they fought for the purpose of India getting independent। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, which can be important for our prelims। और ये report में, if you get a chance, please go through this report because you'll find a number of factual informations about the modern Indian history and about how the people of Arunachal Pradesh played an important role in the Indian independence movement। ठीक है, so this can be important from the British perspective as well, from the modern Indian history point of view, and it has been taken from the Arunachal Times। So the report on the unsung heroes of Arunachal Pradesh who fought against the British, prepared by the Department of History। So this has been prepared by Department of History of the RGU, that is the Rajiv Gandhi University। Now this has been submitted to the Deputy Chief Minister, that is Chawna Main। After receiving the report, Main, who is the DCM, now he is also the chairman of the core committee of the unsung heroes। This is also an important fact। Now he congratulated the research team for successfully completing the much needed and awaited task of researching and compiling the contribution of unsung heroes of Arunachal Pradesh despite many challenges and hurdles। Now why do you think this is a very great achievement? अब ये achievement या इसे contribution इसलिए माना जा रहा है because अभी क्योंकि there is a written document regarding the contribution, regarding the achievement of the unsung heroes। So this basically is believed to be a part of the school curriculum as well, so that the younger generation will also be
be able to learn about the fight, about the struggle which their forefathers used to take in order to make India independent, right? So this compilation will place our state on the glorious map of the struggle for independence and resistance towards the colonial rule and reaffirm our love for the independence and patriotism. Because because जो Indian history हम लोग follow करते हैं, the Indian history that we basically follow और जो NCERT follow करता है, तो that basically is quite Delhi-centric in nature, जहाँ पे there is very less knowledge or very less information about the remote parts of India, right? तो इस तरीके से when we will be having documented information, then definitely it will also play Arunachal Pradesh in the freedom struggle movement of India. He further stated that as a part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the contribution of the unsung heroes will be celebrated in a big way in the ensuing Statehood Day. So Statehood Day is going to be celebrated on 20th of February. Every year we celebrate किया जाता है to commemorate the formation of the state of Arunachal Pradesh on 20th of February 1987 में. ठीक है, this is very important. तो इसी डेट को commemorate करने के लिए यहाँ पे contribution के बारे में यहाँ पे discuss किया जाएगा as a tribute to the glorious contribution of our fathers, of our forefathers towards the struggle for independence of India. Now these were the questions that are asked in the previous video. Let's look at the answers. So the answers for the questions are, so अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया which is not correct, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, नाउ दिस इज बेसिकली करेक्ट. एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर आप देखोगे हाइड्रोजन जनरेटेड एंटायरली फ्रॉम रिन्यूएबल पावर सोर्सेस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन. तो यहाँ पे neither 1 nor 2 is incorrect. And प्रवासी भारतीय दिवस is observed on 9th of January. These are some more questions that are asked in the previous videos. So the answers are Parshuram Kund is in the district of Lohit, and Arunachal Pradesh का यहाँ पे जो Sidoni festival है, it is observed, it is celebrated by the Targin tribe. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye bye and take care.